हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग, क्या बात कर रहे हैं, गौर से सुनने के एक शब्द को, कि किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप में अराइज हुई, वो आज हम पूरा इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। हालांकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो इसे हम पार्ट्स में पढ़ेंगे बेटा, है ना। 3 या 4 लेक्चर इसमें लगेंगे हमें कंप्लीट करने में, क्योंकि नॉन स्टॉप अगर हम इसे पढ़ते हैं तो उतनी क्वालिटी हमें इसमें नहीं देखने को मिलती है। तो इसको हम पार्ट्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें होती है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों कि टॉपिक का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप जैसे बेटा आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हैं, क्लास 9th की हिस्ट्री में आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस क्या है बेटा, एक कंट्री है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर सिचुएटेड है। जैसे हमारा इंडिया एक देश है, इंडिया एक कंट्री है, वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर सिचुएटेड है, वैसे ही आपको एक यूरोप जो है कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर फ्रांस देखने को मिलेगा। तो ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो पूरे कहां पे अराइज हो रही है बेटा, यूरोप में हो रही है। यानी कि क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो फ्रांस में अराइज हो रही है। लेकिन अब वो कहां देखने को मिलेगी, वो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, वो जो लिबर्टी का आइडिया था, वो जो इक्वलिटी का आइडिया था, वो जो फ्रेटर्निटी का आइडिया था, जो फ्रांस के क्रांतिकारियों ने क्लास 9th में हमने अच्छे से पढ़ा था, वो सारा का सारा कहां फैलता हुआ हमें नजर आएगा, यूरोप में नजर आएगा। वैसे मैं एक बार बता देता हूं आपको नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म जिसे हम हिंदी में कहते हैं बेटा राष्ट्रवाद, एक आइडियोलॉजी है ना। जिस भी वर्ड के आगे बेटा आईएसएम लग जाता है, क्या लग जाता है, जिस भी वर्ड के आगे अगर आपको आईएसएम वर्ड देखने को मिल जाता है, जैसे नेशनलिज्म होता है, फेडरलिज्म होता है, लिबरलिज्म होता है, कंजर्वेटिज्म होता है, मार्क्सिज्म होता है ना, ये सारी, ठीक है, और क्या होता है, कंजर्वेटिज्म होता है। तो ये सारी की सारी क्या है बेटा, आइडियोलॉजीज हैं, विचारधाराएं हैं। वैसे ही उसमें से एक विचारधारा कौन सी होती है, नेशनलिज्म होती है विचारधारा, जिसे हम कहते हैं आइडियोलॉजी, है ना। एक इंपेरियलिज्म भी होती है, वो इस चैप्टर के आप एंड में पढ़ोगे कि इंपेरियलिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम चैप्टर का या इस टॉपिक का मतलब समझ रहे हैं कि नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, यानी कि कोई भी पर्सन जिसे अपने नेशन को लेकर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है या प्यार होता है, उस फीलिंग को हम क्या कहते हैं बेटा, नेशनलिज्म कहते हैं। तो उस राष्ट्रवाद की फीलिंग को, उस नेशनलिज्म की फीलिंग को हम इस चैप्टर के अंदर पूरे यूरोप में फैलते हुए देखने वाले हैं। क्लियर बच्चा, ये आपको चीज समझ में आ रही है कि हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th में जो आपने द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, फ्रांस में जो क्रांति उठी थी बेटा 14 जुलाई 1789 को, बेसाइल फोर्ट को जब डिमोलिश किया गया था, लुई 16 के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ जब आवाज उठी थी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम पहुंचे थे, है ना। पहले मोनार्की से हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पहुंचे थे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में नेशनल असेंबली पावर में आई थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से हम किस में पहुंचे थे बेटा, हम पहुंचे थे कन्वेंशन में, जिसमें जैकोबिन क्लब पावर में आते हैं। उसके बाद कौन आ जाते हैं पावर में, फिर डायरेक्टरी पावर में आ जाती है, और फिर इसी जगह पे किसकी एंट्री हो जाती है, नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री हो जाती है। तो वो जो रिवॉल्यूशन हमने क्लास 9th के फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, उसको अब फ्रांस से निकल के हमें यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि वो रिवॉल्यूशन की फीलिंग किस तरीके से, वो नेशनलिज्म की फीलिंग या वो लिबर्टी का आइडिया या वो इक्वलिटी का आइडिया या वो फ्रेटर्निटी का आइडिया यूरोप में किस तरीके से स्प्रेड हुआ। तो बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, आई होप मैंने आपको इस टॉपिक का मतलब पूरा अच्छे से समझाया होगा। अब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक की शुरुआत कैसे होती है। चलिए, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या समझेंगे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन जो कि मैं आपको दे चुका हूं, और थोड़ा अभी हम और इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे इस चैप्टर की, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सेकंड हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों इसके अंदर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ ए नेशन। जैसा कि आपको पता है कि नेशन का जो आइडिया है, नेशन स्टेट क्या होता है, वो अभी हम थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे कि नेशन क्या होता है। ये जो आइडिया जो है नेशन स्टेट बनने का, ये कहां से ओरिजिन हुआ है बेटा, फ्रेंच रिवोल्यूशन से हुआ है, जो कि आप क्लास 9th में अच्छे से पढ़ के आ चुके हो। अगर आपने क्लास 9th में दी फ्रेंच रिवोल्यूशन को बहुत अच्छे से समझा होगा, तो ये चैप्टर ये मान के चले कि आपका 60 to 70% कंप्लीट हो चुका है। तीसरा टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी कि फ्रांस से हमने क्या लिया है, नेशन स्टेट का आइडिया लिया है, और फ्रांस से वो आइडिया निकल के किस तरीके से यूरोप में स्प्रेड हो रहा है, वो चीज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हमारे थर्ड टॉपिक में, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आई होप आप ये चीजें समझ पा रहे होंगे। अब जैसे ही फ्रांस से वो आइडिया निकल के यूरोप पहुंचता है, नेशनलिज्म का आइडिया, या हम कह सकते हैं लिबर्टी का आइडिया या इक्वलिटी का आइडिया या फ्रेटर्निटी का आइडिया, तो उसके बाद क्या होंगे बेटा, रिवॉल्यूशंस के दौर स्टार्ट होंगे। जैसे फ्रांस में आपने रिवॉल्यूशंस के दौर देखे थे, है ना। फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था बेटा
पहले लुईस 16 को क्या कर दिया गया था, मोनार्की के खिलाफ गए, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहां पे पावर में आती है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी खत्म होकर फिर जैकोबिन क्लब यानी कि हम कह सकते हैं कन्वेंशन पावर में आती है, जिसमें थर्ड एस्टेट के लोअर सेक्शन आते हैं बेटा। उसके बाद वो भी डिक्रीज हो जाता है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी गुलेटिन कर दिया जाता है, और फिर पावर में आती है आपकी डायरेक्टरी। तो इस तरह की उथल पुथल हमें फ्रांस में देखने को मिलती है। तो वो उथल पुथल हमें यूरोप में भी देखने को मिलेगी, वो अप्स एंड डाउन जो है वो हमें यूरोप में देखने को मिलेंगे, और उन अप एंड डाउन की वजह से क्या क्या रेवोल्यूशंस हमें पूरे यूरोप के अंदर देखने को मिलते हैं, पूरे होल यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, हर एक एम्पायर के अंदर देखने को मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। वो सारी की सारी चीजें हम इस फोर्थ टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। 19th सेंचुरी की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 19th सेंचुरी की, ठीक है। 1830 से लेकर 1848 के पीरियड में आपको लगभग यूरोप में एक रेवोल्यूशंस का दौर देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, रेवोल्यूशन क्या होता है? यहाँ पे भी एक चीज होती है कि रेवोल्यूशन क्या होता है सर, व्हाट डू यू मीन बाय रेवोल्यूशन? व्हेन द सिटीजंस ऑफ एनी कंट्री, जब भी किसी कंट्री के सिटीजंस उस कंट्री के पॉलिटिकल पॉलिसीज के अगेंस्ट जाते हैं। देखिए लोग कब, जैसे आप समझिए, आप इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग सड़कों पे कब उतर के आते हैं बेटा? जब टमाटर के प्राइसेस महंगे हो जाते हैं, पेट्रोल महंगा हो जाता है, डीजल महंगा हो जाता है, बिजली महंगी हो जाती है, डीजल है ना, गैस सिलेंडर महंगा हो जाता है, तो हम सारे के सारे क्या आ जाते हैं, सड़कों पर उतर के आ जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ करते हैं बेटा? गवर्नमेंट के खिलाफ करते हैं। तो वो ही रिवॉल्यूशन होता है, वो भी एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन है, जिसमें फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये क्या चीज होती है रेवोल्यूशन? ये ऐसे समझिए कि जब किसी कंट्री के सिटीजंस उस कंट्री के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहे हैं। किसके अगेंस्ट जा रहे हैं? यानी कि वहां का जो राजा है या जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे उस टाइम पे एप्लीकेबल है, जब उसकी पॉलिटिकल पॉलिसीज लोगों को परेशान कर देती है और उन पॉलिटिकल पॉलिसी से लोग खफा होकर या नाराज होकर सड़कों पे उतर के आ जाते हैं कुछ फोर्स का इस्तेमाल करके, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? रेवोल्यूशन कहते हैं। तो उस रेवोल्यूशन का जो दौर है आपको 1830 से 1848 के पीरियड में देखने को मिलेगा, और यही हमारे चैप्टर का फोर्थ टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद आप क्या देखेंगे बेटा? जर्मनी और इटली को बनते हुए देखेंगे। पहले क्या हुआ करते थे बेटा? पहले जो है आप देखोगे, अगर आप इस पीरियड की हम बात करते हैं 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी की हम बात करते हैं बेटा, तो इस सेंचुरी के दौरान आप देखोगे कि मोस्टली जो एम्पायर्स थे वहां पे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं थे, है ना। आप समझ सकते हैं कि एक नेशन नहीं था, एक नेशन समझते हैं बेटा, एक नेशन स्टेट नहीं था। अभी डिटेल में बताऊंगा आपको कि नेशन आखिर होता क्या है, तो आप इस चीज को समझेंगे कि नेशन एक प्रॉपर तरीके से नहीं था, किसी ना किसी एम्पायर पे कोई ना कोई रूलर बैठा हुआ था। जैसे आपको भी ये भी पता होगा कि इंडिया के टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनी रहा करता था, है ना। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, ये क्या था? ब्रिटिश कॉलोनी था। यानी कि कॉलोनी का मतलब क्या होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनी? कॉलोनी का मतलब होता है जब एक कंट्री के ऊपर किसी दूसरी कंट्री का राजा रूल करता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हमारा देश था, उसके ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे बेटा, तो वो ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ था। जैसे अफ्रीका था ना, अफ्रीका में गोल्ड काफी मिलता है, इस वजह से वहां के रिसोर्सेस को काफी ज्यादा निकाल के उन्होंने खूब पैसा कमाया था, और इंडिया में भी वो ट्रेडिंग करने के ऑब्जेक्टिव से ही आए थे। तो फिर आप क्या देखोगे कि इन रेवोल्यूशंस के दौर के बाद क्या होगा बेटा? इंडिपेंडेंट नेशंस बनने लगेंगे, ठीक है। मोनार्की आपको यहाँ पे खत्म होती हुई देखने को मिलेगी, और डेमोक्रेसी और रिपब्लिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें आप जर्मनी को बनते हुए देखोगे एक इंडिपेंडेंट नेशन, इटली को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनते हुए देखोगे। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे एक चीज और समझोगे, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये ब्रिटेन कैसे बना, या ब्रिटेन क्या होता है ना। जैसे आपने सुना होगा एक ब्रिटेन वर्ड आपने सुना होगा, या ग्रेट ब्रिटेन वर्ड आपने सुना होगा, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा क्या है बेटा? डिफरेंस है। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ये भी आप क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जर्मनी और इटली को क्या करते हुए देखेंगे बेटा? आप यहाँ पे बनते हुए देखेंगे, इस चैप्टर के अंदर आप बनते हुए देखेंगे। फोर क्या हमारा टॉपिक रहने वाला है? 6 नंबर का बेटा, विजुअलाइजिंग द नेशन। नेशन को कैसे विजुअलाइज किया गया, किस तरीके से एक फीमेल फिगर को यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है। और लास्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसका आपका नाम रहने वाला है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। यहां पे भी आईएसएम लग रहा है और यहां पे भी आईएसएम लग रहा है, मतलब ये भी एक काइंड ऑफ आइडियोलॉजी है बेटा, और ये भी क्या है बेटा? एक काइंड ऑफ आइडियोलॉजी है, यानी कि विचारधारा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस रह सकता है? नेशनलिज्म क्या होता है या इंपीरियलिज्म क्या होता है? ये भी हम क्या करेंगे इस चैप्टर के लास्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो एक तरीके से ये पूरे चैप्टर की बेटा समरी है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखेंगे, फिर यूरोप में कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग फैली, फिर हम रेवोल्यूशंस का दौर देखेंगे, जर्मनी इटली को बनते हुए देखेंगे, नेशन को विजुअलाइज करेंगे, और फिर लास्ट में हम नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म के डिफरेंस को बीच में समझने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से हमारा चैप्टर दी एंड हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के बेटा क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक।
चलिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। हालांकि मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन बच्चों आपको दे दिया कि नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब क्या है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे बेटा तो एक इमेज आपके लिए लेके आया हूं। इससे क्या होती है, इस चैप्टर की कहानी की शुरुआत होती है। देखो बेटा एनसीईआरटी में एक अच्छी चीज आपको देखने को ये मिलेगी कि हर एक चीज में कहानी देखने को मिलेगी, आपको स्टोरी देखने को मिलेगी। कहानी के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, लिंक होती जाती है चीजें और एक बेस बनता जाता है। तो इस पेंटिंग को हम समझते हैं पहले, ठीक है। क्या है इस पेंटिंग को देखते हैं बेटा हम। द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, एक सपना है ना। एक सपना किसका, कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी और सोशल रिपब्लिक हमें देखने को मिल रही है। अच्छा एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है, अगर होता है तो क्या डिफरेंस है, और अगर ये दोनों सेम है तो कैसे सेम है, ये आपको बताना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक हम यहाँ पे क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इस पेंटिंग का नाम है बेटा द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। एक सपना, एक सपना, कैसा सपना, कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी या सोशल रिपब्लिक आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ये पेंटिंग बनाई गई है बेटा एक फ्रेंच आर्टिस्ट के जरिए, एक फ्रांस का निवासी या हम कह सकते हैं एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरियो ने बनाई है। किसने बनाई है बेटा, ये नाम याद रखना है आपको, यहां से डायरेक्ट सवाल बनता है किसने बनाई है पेंटिंग। एक फ्रेंच आर्टिस्ट है फ्रेडरिक सूरियो, जिन्होंने इस पेंटिंग को कब बनाया बेटा है, 1848 में बनाया है। इस पेंटिंग को गौर से देखो। अब इस पेंटिंग को हम पूरा यहां से समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे समझ में आ रही है, क्योंकि यहां से सीधा बेटा आपके 10th बोर्ड में सवाल बनता है कि फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग्स आपको क्या क्या बताती है। ठीक है, डायरेक्ट सवाल। देखिए सवाल कैसे भी आ सकता है, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन जब जब फ्रेडरिक सूरियो के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा तो वो यही सवाल पूछेंगे कि इसकी पेंटिंग किन किन चीजों को डिस्क्राइब करती है। तो इस पेंटिंग को हम देखेंगे बेटा, गौर से हम इस पेंटिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि ये पेंटिंग पूरा हमें क्या बताती है। चले बेटा समझते हैं आगे। देखिए इन 1848 समझते हैं बेटा हम क्या लिखा हुआ है इन 1848। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बेटा पेंटिंग का फॉर्मेशन कब किया गया था, ये पेंटिंग बनाई थी 1848 में। किसने बेटा, फ्रेडरिक सूरियो, जो कि एक फ्रांस के आर्टिस्ट रह चुके हैं, कलाकार हैं, बहुत ही जबरदस्त कलाकार हैं। पेंटिंग जो उन्होंने बनाई है बहुत ही एक अच्छे विचारों के साथ, एक बहुत ही अच्छी मेंटेलिटी के साथ बनाई है, एक यूटोपियन विजन के साथ बनाई है। उसको हम समझेंगे कि ये चीज क्या होती है। पहले इस पेंटिंग को देखना बच्चों गौर से, इस पेंटिंग को देखो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। इन 1848 फ्रेडरिक सूरियो अब फ्रेंच आर्टिस्ट, अब फ्रेडरिक सूरियो नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन फ्रांस में ऐसे नाम आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इंडिया के जैसे आपको नाम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम। देखिए एक एक शब्द में क्या है, एक एक वर्ड में क्या है, फोकस करना है आपको कि 1848 फ्रेडरिक सूरियो ने, एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने एक प्रिंट बनाई है या एक इमेज बनाई है, एक ड्राइंग बनाई है जो कि उसके ड्रीम को दर्शाती है। जो किसको फोकस करती है बेटा, उसके ड्रीम को फोकस करती है, ऑफ अ वर्ल्ड मैप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। यानी कि इसका एक सपना है, या ये कह सकते हैं कि इसका एक विचार है या इसका एक सपना है जो ये देखता है कि भविष्य में पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड में डेमोक्रेसी होगी और सामाजिकता, सब हम कह सकते हैं सॉवरेनिटी, है ना, सोशल रिपब्लिक हमें देखने को मिलेगी। ये इसका एक ड्रीम है, जिसलिए इसने इस पेंटिंग का नाम क्या दिया है बेटा, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। यहां से एक नंबर में सवाल बन जाता है बेटा एमसीक्यू में, क्या सवाल बन जाता है कि फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग का क्या नाम था। तो याद रखना आपको, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से डेमोक्रेसी और सोशल रिपब्लिक आ सकती है, उसको एक इमेज के जरिए, एक पेंटिंग के जरिए इस शानदार आर्टिस्ट ने यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। क्लियर बेटा, समझिए। अब इस पेंटिंग को हम समझते हैं कि इस पेंटिंग में क्या क्या बात हो रही है। गौर से देखना, चीजों को समझते हुए चलना। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। देखिए कहां की बात हो रही है, ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं बेटा, ये पेंटिंग देख रहे हैं, इसमें जो आपको लोग देखने को मिल रहे हैं लंबी लाइन से, यहां से देखिए बेटा, ये चल रहे हैं यहां से, ये आपको पीछे तक पूरी लाइन दिख रही होगी बेटा, ये दिख रही है क्या, यहां से पूरे पीछे तक आपको लाइन देखने को मिल रही होगी। ये पूरी की पूरी पीछे क्या चल रही है, लाइन चल रही है। क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। इसमें कौन से लोग हैं बेटा, इसमें यूरोप के भी लोग हैं और अमेरिका के भी लोग हैं, यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट के भी हैं इसमें और अमेरिका के भी यहाँ पे इसमें क्या है बेटा, लोग हैं, जिसमें मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। यानी कि इसमें मैन भी हैं और वुमेन भी हैं और सभी क्लास के हैं। समझ रहे हैं, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सभी उम्र के आपको लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे और सभी क्लास के आपको देखने को मिलेंगे। क्लास मतलब समझ पा रहे हैं बेटा, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने क्लास को पढ़ा था, फर्स्ट स्टेट में डिवाइडेड थी सोसाइटी, सेकंड स्टेट में डिवाइडेड थी सोसाइटी, थर्ड स्टेट में थी, एक में आते थे क्लर्जी, एक में आते थे नोबल्स और एक में आपके क्या आते थे बेटा, थर्ड स्टेट में 3 सेक्शन आते थे, है ना, थोड़े रिच थे, थोड़े मिडिल थे और उससे पुअर थे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आप प्रिंट देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप ये लोग देख रहे हैं, ये इतने सारे जो आप लोग देख रहे हैं बेटा, ये मैन और वुमेन दोनों हैं इसके अंदर, है ना, महिलाएं भी है इसमें, पुरुष भी है, हर एज के और हर क्लास के हैं। किसी भी तरीके का यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिल रहा है और डिस्क्रिमिनेशन बेटा देखने को मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जिसने ये पेंटिंग बनाई है उसने नाम ही क्या लिखा है, वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक की चीज को ये ड्रीम देख के उस पेंटिंग को बना रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी पेंटिंग में आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या बेटा,
मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। क्या हो रहे हैं बेटा, एक लंबी लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, एक लंबी लाइन में चल रहे हैं और ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपको देख रही होगी बेटा, है ना, ये न्यूयॉर्क वाली नहीं है बेटा, ये दूसरी है ना, एक पेंटिंग उसने बनाई है, तो वो पेंटिंग में अपने हिसाब से अपनी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी बना सकता है। तो इसको वो वाली आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मत समझना जो फ्रांस ने उनको गिफ्ट करी थी, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो आप देखते हो न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो फ्रांस ने ही उनको दी थी, लेकिन ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये थोड़ी सी अलग देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट अपने हिसाब से क्या करेगा, अपनी स्टैच्यू को अपने हिसाब से क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो क्या पढ़ रहे हैं हम, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट, यानी कि ये जो लोग हैं सभी एजेस सोशल क्लासेस के इसके पास से निकल रहे हैं और इसको श्रद्धांजलि देते हुए आगे क्रॉस कर रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी समझते हो बेटा, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, समझ लो, एक स्टैच्यू जो किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, लिबर्टी को रिप्रेजेंट करती है, फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। और हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 3 वर्ड पर बहुत ज्यादा फोकस किया था, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, हमारा भारत का अगर संविधान पर फोकस हम करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर हम फोकस करते हैं, तो हमने जो संविधान है, हमारा संविधान हम ये कह सकते हैं पूरी तरीके से हमने नहीं बनाया है, हमने उसको अलग अलग देशों से उठाया है। कुछ पॉलिसीज हमने कनाडा से ली है, कुछ हमने रशिया से ली है, कुछ हमने यूएसए से ली है, कुछ हमने आयरलैंड से भी लिया है। तो कुछ प्रोविजन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो हमने फ्रांस से भी लिए हैं, और फ्रांस से हमने 3 प्रोविजन उठाए थे बेटा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो थे लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, सभी एजेस, मैन एंड वुमेन, सोशल क्लास के लोग यहाँ से पास कर रहे हैं, इनको क्रॉस कर रहे हैं और इनको होमेज प्रोवाइड करते हुए जा रहे हैं, यानी इनको क्या देते हुए जा रहे हैं बेटा, श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ से क्या कर रहे हैं बेटा, निकल रहे हैं। क्लियर बेटा, एक एक लाइन को समझते हुए चलना है। एज ऑफ यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। आपने 9th क्लास में ही पढ़ा था बेटा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो आर्टिस्ट रहा करते थे वो लिबर्टी को किसके साथ दिखाते थे बेटा, फीमेल्स के साथ दिखाते थे। जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ ए मैन एंड ए सिटीजन, उसमें भी आपने देखा होगा ऊपर से कुछ फीमेल फिगर्स वहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अंदर, हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। ये देखिए बेटा, ये इनके हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, ये थोड़ा सा आपको गौर करने पे देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिल रहा है आपको, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, है ना, नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है, वो चीज पा लेना जो अंधेरे को मिटा सकती है, जैसे ज्ञान हम जिसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज हम एजुकेशन जिसे हम कहते हैं। एक ऐसा टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट यानी कि एक ऐसा ज्ञान या एक ऐसा नॉलेज या किसी इंफॉर्मेशन जो अंधेरे के अंदर भी क्या कर सकती है बच्चों, उजाला कर सकती है, उसे हम क्या कह सकते हैं, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट इनके हाथ में देखने को मिल रहा है। एंड शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ ए मैन इन द अदर। क्या देख रहे हैं बेटा आप, क्या देख पा रहे हैं बेटा कि इनके एक हाथ में आप ये देख पा रहे हैं बेटा टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, और एक हाथ में क्या है बेटा, चार्टर है। चार्टर अपन क्या कह सकते हैं, एक तरीके से लॉ, एक तरीके से कानून, है ना, एक तरीके से हम इसे लॉ कह सकते हैं, कानून कह सकते हैं, ऑफ द राइट्स ऑफ ए मैन इन द अदर। एक हाथ में तो इनके टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी बेटा, और एक हाथ में इनके क्या है बेटा, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ अ मैन। यहाँ पे फोकस करने वाली बात क्या है, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ अ मैन। इस शब्द पे क्या करना है, इस वर्ड पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमें फ्रेडरिक सूर की पेंटिंग में क्या देखने को मिलता है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज, अर्थ मतलब लैंड क्रस्ट वाला पार्ट, यहां वाला पार्ट देखिए बेटा, इसको एक सेकंड में हटाने की कोशिश करता हूं। चलिए ये देखिए बेटा, ये वाला हिस्सा देखिए, इस वाले हिस्से को समझिए बेटा, इस ये दिख रहा है बेटा, ये अर्थ वाला पार्ट, अर्थ मतलब लैंड क्रस्ट वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है बेटा। कलर चेंज कर दें इसका, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये देखने को मिल रहा होगा बेटा आपको, ठीक है, ये वाला हिस्सा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये हिस्सा देखने को मिल रहा है बेटा, ये जो मैंने मार्क किया है, थोड़ा देखने को फोकस करो आप, इसको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या बता रहे हैं फ्रेडरिक सूरो साहब, ऑन द अर्थ in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions। क्या बता रहे हैं, देखिए बहुत अच्छी शानदार बात कही है फ्रेडरिक सूरो ने यहाँ पे, क्या बात कही है भाई, देखिए पेंटिंग के नाम पे फोकस करो वापस से, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक की ये बात कर रहे हैं, मतलब जमीन पे क्या पड़ा हुआ है, जमीन पे क्या है, टुकड़े पड़े हुए हैं, ये हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस को, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं बेटा, वो लोग जो मोनार्की से बिलोंग करते थे, या हम वो लोग कह सकते हैं जो पावर को डिसेंट्रलाइज करना नहीं जानते थे या नहीं चाहते थे। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं बेटा, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो पावर को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, जो पावर को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर किसी एक पर्सन के हाथ में रहे, जिसे हम कह सकते हैं इसके लुई 16 उस टाइम पे आपने देखा होगा, या मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर को आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो नीचे आप क्या देख रहे हैं बेटा जमीन पे, है ना, इनके क्या हो रहे हैं बेटा, शैटर्ड रिमेन्स पड़े हुए हैं ना, टुकड़े बिखरे हुए पड़े हुए हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस को। मतलब फ्रेडरिक सूरो की पेंटिंग में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सब लोग डेमोक्रेटिक हैं और रिपब्लिक है, और एब्सोल्यूट
इंस्टीट्यूशंस का नामो निशान यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। समझ पा रहे हैं बेटा आप क्या देखने को मिल रहा है कि फ्रेडरिक सूरो की पेंटिंग में आपको एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के बिल्कुल भी नामो निशान देखने को नहीं मिल रहे हैं। वो जमीन पे कचरे की तरह क्या हो रखे हैं बेटा, पड़े हुए हैं। इन सूर्योस यूटोपियन विजन, ये यूटोपियन विजन क्या होता है बेटा, जैसे मैंने क्या बताया, पेंटिंग का नाम क्या है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। यूटोपियन विजन का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, एक विचार, एक विजन, एक ऐसी सोसाइटी जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, उसे यूटोपियन विजन कहा जाता है। तो सूर्यो ने जो ये पेंटिंग बनाई है बेटा, ये यूटोपियन विजन के बेस पर ही आधार है, यानी कि ऐसी सोसाइटी अभी उस टाइम पे, जबकि हम बात कर रहे हैं 19वीं सेंचुरी की, 18वीं सेंचुरी की, तो उस टाइम पे इस तरह की सोसाइटी प्रिवेल नहीं करती थी, लेकिन उसने यूटोपियन विजन के आधार पर या यूटोपियन विजन के बेस पर उसने उस पेंटिंग का फॉर्मेशन किया था। द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन, ठीक है, अलग अलग नेशन से लोग आ रहे हैं, ठीक है, अपने अपने फ्लैग लेके आ रहे हैं, अपने अपने नेशनल कॉस्ट्यूम को पहन के आ रहे हैं। क्या देखा उसमें, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अलग अलग देशों से, यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अपने अपने फ्लैग्स को साथ में लेके आ रहे हैं, जो उनके कंट्री के फ्लैग हैं, अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम पहन के आ रहे हैं। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, ठीक है, और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास कर चुके हैं बेटा, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड, वो उस टाइम पे नेशन स्टेट बन चुके थे। तो अब समझ पा रहे हैं बेटा, जो इसको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं वो नेशन स्टेट बन चुके हैं, और ये जो है अभी नेशन स्टेट बनने के कगार पे हैं। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए हर अलग अलग तरीके के लोग हैं। ये देखिए यहाँ पे एक अलग फ्लैग देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको जर्मनी का फ्लैग देखने को मिल रहा है, ये एक अलग फ्लैग है, ये एक अलग फ्लैग है, ये एक अलग फ्लैग है, ये अलग फ्लैग है, ये अलग फ्लैग है। अगर आप फोकस कर रहे होंगे तो सबके कॉस्ट्यूम्स भी अलग अलग हैं, जो जिस कंट्री से बिलोंग करता है उसी कंट्री के कॉस्ट्यूम पहन के आया है बेटा। तो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग नेशंस को। और क्या देखने को मिलता है बेटा हमें फ्रेडरिक सूरो की पेंटिंग में, फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर हैज जस्ट रीच्ड द स्टेडियो। देखो बेटा, ये देख पा रहे होंगे, ये फ्रांस का है बेटा, है ना, ये फ्रांस का है बेटा, ब्लैक व्हाइट रेड जो है फ्रांस का ट्राई कलर है। ये क्या देख रहा है बेटा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लगभग लगभग ये पास पहुंच चुका है, ये लगभग लगभग क्या कर चुका है, क्रॉस कर चुका है फ्रांस, ठीक है बेटा, क्या कर चुका है, सही है, क्रॉस कर चुका है। शी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। और आप देख रहे होंगे कि इसके पीछे कौन है बेटा, ये जर्मनी है। देख रहे हो बेटा, ये पीछे, इसके पीछे कौन आ रहा है बेटा, जर्मनी आ रहा है, जिसका ब्लैक रेड और गोल्ड कलर का क्या है बेटा, ट्राई कलर है। यहाँ पे याद रखना है, यहाँ से सवाल बन जाता है, जर्मनी का फ्लैग में कौन कौन से कलर है बेटा, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड कलर है। क्लियर है क्या बेटा, समझ पा रहे हैं, सब एक के पीछे एक चल रहे हैं। आगे आपको यहाँ पे फ्रांस देखने को मिल रहा है, ये इधर अपना फ्रांस आ गया है बेटा, ये अपना शानदार सा फ्रांस आ गया है जिसे हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, और इधर हमारा क्या आ गया है बेटा, जर्मनी आ गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या है, इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सूर्योस क्रिएटेड दिस इमेज। अब देखिए ये कोइंसिडेंस हम कह सकते हैं कि जब सूर्यो ने, यानी कि फ्रेडरिक सूर्यो ने ये जब इमेज बनाई, कब बनाई बेटा, 1848, साथ के साथ याद करते चलो, द जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। यानी कि जर्मनी जो था बेटा यूनाइटेड नेशन नहीं था, एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था, इस पे अलग अलग एम्पायर से हम कह सकते हैं, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग हम कह सकते हैं कि नेशंस के लोग इसके अंदर रह रहे थे। जर्मनी एक हम कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट नेशन उस टाइम पे नहीं निकल के आया था जब फ्रेडरिक सूर्यो ने 1848 में इस पेंटिंग का है ना, इस पेंटिंग को बनाया था। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और ये फ्लैग आपको दिखाता है यहाँ पे जर्मनी की क्या इंपॉर्टेंस है। जर्मनी की इंपॉर्टेंस ये है कि ये होप कर रहा है, ये उम्मीद कर रहा है कि आने वाले टाइम पे जर्मनी भी एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाएगा, जिसमें सभी लोग जो जर्मन से या जर्मनी से बिलोंग करते हैं, जो जर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग से बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे एक इंडिपेंडेंट यूनाइटेड नेशन बनाएंगे, और उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, खुद का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिससे वो अपनी कंट्री को रन कर पाएंगे। तो एक होप है, एक उम्मीद है, ठीक है। ये सारा का सारा विजन किसका है बेटा, फ्रेडरिक सूर्यो का है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। Following the German peoples are the peoples of Austria, the kingdom of the two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। और इसके पीछे आप देख रहे हैं बेटा सभी के सभी लोग क्या हो रहे हैं, सभी के सभी नेशन क्या हो रहे हैं, इसके पीछे आ रहे हैं इस उम्मीद में कि आने वाले टाइम पे हम क्या हो जाएंगे बेटा, एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम द हेवंस अबव, अब आप ऊपर देखेंगे इमेज के, क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, ठीक है, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ऊपर से। आप क्या देख रहे हैं कि क्राइस्ट है ना, बहुत सारी परियां हैं, है ना, हेवन से क्या हो रही है बेटा, परियां उतर के आ रही है, उन सब लोगों को क्या दे रही है बेटा, ब्लेसिंग्स दे रही है। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और इस ब्लेसिंग को, इस हेवन से जो परियां निकल के आ रही है, उसको यहाँ पे फ्रेडरिक सूर्यो ने क्यों रिप्रेजेंट किया है बेटा, वो इससे रिप्रेजेंट करना चाहता है फ्रेटर्निटी को। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रदरहुड होता है ना, भाईचारा होता है ना, भाईचारा होता है, उसको रिप्रेजेंट करती है फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पे फ्रेडरिक सूर्यो ने क्या इस इमेज के साथ बताना
बताना चाहा है कि ऊपर से हेवन से भगवान उतर के आ रहे हैं, परियां उतर के आ रही है, वो सभी लोगों को क्या दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि सभी लोग आप आपस में क्या हो रहे हैं, यूनाइटेड बनके एक तरीके की डिमांड कर रहे हैं, एक तरीके के नेशन स्टेट की, डेमोक्रेसी का, सोशल रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहे हैं। देख रहे हो बेटा, ये देखो इधर से ये आपको क्राइस्ट देखने को मिल रहे हैं, इधर से एंजल्स आ रही है, परियां आ रही है, आपको देखने को मिल रही है बेटा, ऊपर से ये ऊपर देखने को मिल रही होगी अगर आप फोकस कर रहे हैं तो। ये सारी की सारी इधर से परियां हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं, इनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो ये क्या था बेटा, ये फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग है, एक हम समझ सकते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन है। यहाँ से एक डायरेक्ट सवाल बनता है कि फ्रेडरिक सोरियो अपनी पेंटिंग में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उनकी पेंटिंग क्या बताना चाह रही है। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे बेटा? आई होप आपको ये चीज पूरी की पूरी क्लियर हुई होगी। क्लियर बेटा? ठीक है, फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सूर्यो, फ्रेडरिक सोरियो ना। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि सूर्यो ने जो प्रॉब्लम्स बताई है, जो सूर्यो ने पेंटिंग्स के अंदर बताया है, उन चीजों का हम इस चैप्टर के अंदर बनते हुए देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, कब की हम बात करें? 19th सेंचुरी की बात करें, 1848 में उसने पेंटिंग बनाई थी, तो हम 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं बेटा। नेशनलिज्म एमर्ज्ड एज अ फोर्स which brought about sweeping political changes in the mental world of Europe। ठीक है, जैसा कि आपको पता है बेटा 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था बेटा? 1789 में, यानी कि 18th सेंचुरी में नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हो चुकी थी। और जैसे जैसे 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की फीलिंग बेटा सब जगह तक फैली, तो पूरे यूरोप के अंदर पॉलिटिकल और मेंटल चेंजेस आपको देखने को मिले कि नेशनलिज्म जैसी भी कोई चीज होती है क्या, लिबर्टी भी कोई चीज होती है क्या, इक्वलिटी भी कोई चीज होती है क्या, या फ्रेटर्निटी भी कोई चीज होती है क्या। ये सब तरह की फीलिंग्स है, ये सब तरह के इमोशंस हैं, ये सब तरह की चीजें हैं जो आपको कहां पे देखने को मिल रही है? पूरे ऑल ओवर यूरोप में देखने को मिल रही है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट। इस लाइन को समझना है। और इन सभी आइडियोलॉजीज का एंड रिजल्ट क्या निकल के आता है, क्या क्या देखने को मिलता है बेटा? कि पूरे ऑल ओवर यूरोप में आपको क्या बनते हुए देखने को मिल रहे हैं बेटा? नेशन स्टेट देखने को मिलते हैं बनते हुए बेटा। इंडिपेंडेंट स्टेट आपको देखने को मिल रहे हैं। स्टेट का मतलब यहां पे राज्य नहीं है। कभी कभी हम पॉलिटी में कंट्री को स्टेट कह के भी डिनोट करते हैं, जैसे इंडिया इज ए पॉलिटिकल स्टेट, या इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, या हम कह सकते हैं इंडिया इज ए फेडरल स्टेट, है ना। तो कभी कभी हम पॉलिटी के अंदर क्या करते हैं बेटा, पॉलिटिक्स के अंदर या पॉलिटिकल की साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, कंट्री को स्टेट कह के भी डिनोट करते हैं। तो नेशनलिज्म की फीलिंग 19th सेंचुरी में एक तरीके से रेवोल्यूशन लेके आई। फ्रांस के जो लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी चेंजेस हुई। उसका एंड रिजल्ट क्या निकल के आया बेटा? सिर्फ फ्रांस के नहीं, ऑल ओवर यूरोप के। और यूरोप के अंदर आपको काफी ज्यादा जगह पे नेशंस और स्टेट्स, नेशन स्टेट बनते हुए देखने को मिले, जिसका एग्जांपल हम पढ़ेंगे। जर्मनी हमने पढ़ा, इटली हमने पढ़ा बेटा, है ना। और पढ़ेंगे मतलब जर्मनी हम बनते हुए देखेंगे, इटली हम बनते हुए देखेंगे। क्लियर बेटा? इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। आपको पता ही बेटा, जब नेशन स्टेट बनेंगे तो बेटा जो पहले डिनेस्टी रूल करा करती थी, डिनेस्टी समझते हो ना बेटा आप? एक वंश होता है, जैसे गुप्ता एम्पायर रहा था, मौर्यन एम्पायर रहा था, दिल्ली सल्तनत रही थी, मुगल एम्पायर रहा था। तो ये सब क्या है बेटा? डिनेस्टीज हैं। तो वैसे ही पहले जो डिनेस्टी चलती थी, जैसे फ्रांस में कौन सी डिनेस्टी थी बेटा? बर्बन डिनेस्टी थी। लुई 16 के बारे में हमने पढ़ा था ना। बर्बन डिनेस्टी थी, 20 साल की उम्र में वो क्या हो जाता है, राजा बन जाता है फ्रांस का। शादी करता है वो ऑस्ट्रिया की रानी मैरी एंटोनेट से। फिर बाद में वो अपने ससुराल से क्या करता है, मदद मांगता है, और जाहिर सी बात उनको मदद भी मिलती है वहां से। बाद में फिर दोनों को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, वो अलग बात है। तो क्या है बेटा, मल्टीनेशनल डिनेस्टिक्स यहाँ पे खत्म होती भी देखने को मिलेगी, और नेशन स्टेट का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहां पे बेटा? पूरे ऑल ओवर यूरोप में। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। आपको पता है बेटा कि जब तक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, उससे पहले आपने देखा होगा बेटा कि हर नेशन के अंदर क्या हो रहा था, हर नेशन के अंदर मॉडर्न स्टेट चल रहे थे। यानी कि कुछ मोनार्क थे या कुछ लिमिटेड लोग थे जो पूरी तरीके से पावर को अपने हाथ में रख के बैठे हुए थे, और वही क्या कर रहे थे, पूरी तरीके से कंट्री को रन कर रहे थे। क्लियर बेटा? But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent। लेकिन नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा? नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो मेजोरिटी ऑफ द सिटीजंस है कंट्री के, यानी कंट्री में जो ज्यादा पॉपुलेशन में रहने वाले नागरिक हैं, जिनका एक सेम इतिहास रहा है, जिनका सेम कलेक्टिव आइडेंटिटी रही है, जिनका सेम एक कॉमन इंटरेस्ट रहा है, कॉमन हिस्ट्री रही है, वो क्या मिलकर बनाएंगे बेटा? एक तरीके से नेशन स्टेट को फॉर्मेशन करेंगे। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। ठीक है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो कॉन्सेप्ट था नेशनलिज्म का, ये जो कॉन्सेप्ट था नेशन स्टेट का, ये ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम से चलता आ रहा था। इसके लिए लोगों ने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं, बहुत सारे एक्शंस लिए गए हैं, और बहुत सारे सरेंडर्स किए गए हैं, तब जाके एक नेशनलिज्म की फीलिंग या एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से अराइज हो पाया है। अगर आप इसको लिंक कर पा रहे हो बेटा, तो इंडियन रिवॉल्यूशन से लिंक करो बेटा। हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स काफी पहले आ चुके थे, लेकिन हमें उनसे इंडिपेंडेंस मिलते मिलते 1947 लग गए थे। इस बीच में काफी सारे स्ट्रगल्स आपको देखने को मिले होंगे। सबसे बेस्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा होगा बेटा, जिसकी शुरुआत मेरठ से होती है बेटा, जिसमें सभी लोगों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था। इतने सारे रिवॉल्यूशंस हुए 1857
में भी हुआ, उसके बाद 19th सेंचुरी में आपको काफी देखने को मिले, 20th सेंचुरी में आपको काफी रिवॉल्यूशंस देखने को मिले, और फिर जाके बेटा 1947 में फाइनली हमारा इंडिया क्या होता है बेटा, ब्रिटिश कॉलोनी नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट या पूर्ण स्वराज जिसे हम कहते हैं, वो चीज हमें क्या होती है बेटा, मिलती है। तो ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आप यूरोप में बनते हुए देख रहे हैं, ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है बेटा कि एक दिन में आ गया है, इसमें लॉन्ग समय से क्या है, लंबे समय का स्ट्रगल लगा है, बहुत सारे लीडर्स ने यहाँ पे अपने समय दिया है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बहुत सारे फीमेल फिगर्स भी आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर, और ये कॉमन पीपल्स का भी स्ट्रगल है, जिस वजह से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, नेशन स्टेट क्या होता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट? नेशन स्टेट वो बेटा जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एक कॉमन आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेयर करते हैं या एक शेयर्ड हिस्ट्री को शेयर करते हैं। हालांकि नेशन स्टेट की डेफिनेशंस आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी में एक अर्नेस्ट रेनर नाम से एक व्यक्ति हुए हैं, एक पर्सन हुए हैं, जिन्होंने नेशन स्टेट की डेफिनेशन एक अलग दी है। तो नेशन स्टेट की डेफिनेशन थोड़ी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक कॉमन डेफिनेशन हम ये समझें कि नेशन स्टेट क्या होता है बेटा, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हु बिलोंग्स टू ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और शेयर्ड सेम हिस्ट्री, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, नेशन स्टेट। यानी कि एक ऐसी कंट्री के लोग, एक मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन जो सेम एक इतिहास रखते हैं, जो सेम हिस्ट्री रखते हैं, जो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बिलोंग करते हैं, जो एक सेम लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, या हम कह सकते हैं जिनका एक सेम इतिहास है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, नेशन स्टेट कहते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है हम समझने की कोशिश करेंगे। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक या हम कह सकते हैं सेकंड टॉपिक रहने वाला है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही नेशन स्टेट बनने का आइडिया जो है बेटा वो क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। ठीक है बेटा, कैसे डेवलप हुआ था हम समझते हैं, देखते हैं बेटा। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। नेशनलिज्म की जो पहली फीलिंग है वो आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हो बेटा 1789 में, क्योंकि फ्रांस ही ऐसा है, व्हेन द फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप केचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है बेटा तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। ये एक स्टेटमेंट आप आगे पढ़ेंगे, बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट है। ऐसा स्टेटमेंट क्यों कहा गया उसकी इंपॉर्टेंस अभी आपको पता चल जाएगी, क्योंकि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है या जो रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर पूरे वर्ल्ड में या ग्लोबल लेवल पे एक बहुत ही शानदार इंपैक्ट जिसने छोड़ा है वो कौन सा रिवॉल्यूशन है बेटा, आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। तो नेशनलिज्म की जो पहली फीलिंग है आपको कहां देखने को मिलेगी बेटा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं। फ्रांस हैज यू वुड रिमेंबर वाज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। जिसे आपने पढ़ा था बेटा कि 1789 से पहले फ्रांस पे कौन रूल कर रहा था बेटा, फ्रांस पे एक मोनार्क रूल कर रहा था, उसके पास एब्सोल्यूट पावर थी। एब्सोल्यूट पावर का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट पावर का मतलब होता है जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर पूरी तरीके से होती है, वो जो चाहे जब चाहे वैसा कर सकता है। और याद करो फटाफट कि 1789 से पहले जो हमारी सोसाइटी थी फ्रांस की, उसे हम जिसे ओल्ड रिजाइम हम कहते हैं बेटा, उसमें रूल कौन कर रहा था बेटा, लुई 16 जो थे उस टाइम पे राजा थे। 1774 में इन्होंने फ्रांस की गद्दी संभाली थी। 20 साल की उम्र में ये राजा बन गए थे बेटा, और यहाँ पे अभी भी 28 साल की उम्र में स्ट्रगल चल रहा है, तो वो अलग बात हो जाती है बेटा। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं बेटा? तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो पहला एक्सप्रेशन है वो नेशनलिज्म की फीलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी। यहाँ पे सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर, है ना। सॉवरेनिटी का मतलब है यहाँ पे बेटा डिसीजन मेकिंग पावर फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजंस। आपको याद आ रहा होगा बेटा कि जिस तरीके से वहां पे रेवोल्यूशन उठा, सबसिस्टेंस क्राइसिस वाली सिचुएशन आई थी, एक एजुकेटेड मिडिल क्लास थी जिसने मुद्दा उठाया कि प्रिविलेजेस जो जन्म से मिलते हैं फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को, वो खत्म होने चाहिए। तो ये पॉलिटिकल और ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस है जिससे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन अराइज होता है, और डिसीजन मेकिंग पावर कहां से कहां शिफ्ट होती है, मोनार्की से शिफ्ट होती है फ्रांस के जनता के पास। ये हमने लास्ट चैप्टर में क्या लास्ट क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर हमने पढ़ा था कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो मोनार्की से किसके पास चली जाती है बेटा, नेशनल असेंबली। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास जाती है बेटा, कॉन्वेंशन यानी कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बाद। उसके बाद पावर जाती है बेटा डायरेक्टरी के पास, और डायरेक्टरी के अंदर भी इंटरनल डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं जिससे कि फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, और वहीं पर ही हमारी एंट्री हो जाती है नेपोलियन बोनापार्ट की, जो कि इस उथल पुथल को या इस इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाता है और फ्रांस के अंदर एज ए डिक्टेटर वो क्या कर देता है बेटा, एंट्री कर देता है। खैर वो यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे बात यह है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में किस तरीके से डिसीजन मेकिंग पावर एक मोनार्क के हाथ से चली गई और फ्रांस के सिटीजंस को मिल गई। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. रिवोल्यूशनरी जितने भी थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, उनका यह मानना था कि कंट्री की डेस्टिनी, कंट्री की पॉलिसीज, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन जनता के लोगों को ही करना चाहिए, फ्रांस के लोगों को ही करना चाहिए, उस पर किसी और का अधिकार नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? फ्रांस के लोगों का या फ्रांस के क्रांतिकारियों का क्या मानना था कि आखिर में सिटीजन्स ही वही लोग हैं जो अपनी कंट्री के नेशन को बनाते हैं, कंट्री के फ्यूचर को शेप देते हैं और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। ये सारी की सारी आइडियोलॉजीज किसकी
की थी बेटा? फ्रांस की थी या फ्रेंच रिवॉल्यूशन की थी। और इनको लोगों के अंदर किस तरीके से जगाया गया वो हमें समझना पड़ेगा बेटा। देखिए, रिवॉल्यूशन कोई ऐसी चीज नहीं है बेटा कि रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, क्रांति करने के लिए सड़कों पर उतर के आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे रिवॉल्यूशन नहीं होता है। रिवॉल्यूशन एक लॉन्ग ईयर्स का प्रोसेस होता है बेटा, समझ रहे हैं? एक लंबी प्रतीक्षा होती है, एक लॉन्ग ईयर्स तक आपको क्या करना पड़ता है बेटा? वेट करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके रिवॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। और लोगों को सड़कों पे लेके आना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। खैर, आज के जमाने में बेटा आपको सोशल मीडिया देखने को मिल जाता है, तो लोग जो है अपना जो भी हेट है या जो भी लोगों का जो गुस्सा है, जो भी प्रोटेस्ट है, वो सोशल मीडिया के जरिए दिखा देते हैं। लेकिन उस टाइम पे अगर हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे सोशल मीडिया वगैरह नहीं हुआ करता था, तो जाहिर सी बात है लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे उतरते थे। आज भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन वो सड़कों पे नहीं आते हैं, है ना? व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के जरिए हो जाती है सारी की सारी चीजें। तो समझते हैं बेटा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यानी कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने किस तरीके से लोगों के अंदर रिवॉल्यूशन की आग को जलाने के लिए क्या क्या मेजर्स उठाए, वो हम यहाँ पे समझेंगे। वापस बता रहा हूं बेटा, सवाल क्या बनता है कि फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज ने यानी कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने फ्रांस के लोगों के अंदर रेवोल्यूशन की आग को जलाए रखने के लिए क्या क्या मेजर्स उठाए थे बेटा, ताकि लोग समझें कि नेशन स्टेट जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट होता है, ताकि लोग ये समझ पाए कि हाँ, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसी एक सिंगल पर्सन के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए फ्रांस के सिटीजन्स के पास। डिसीजन मेकिंग पावर एक सिंगल पर्सन के हाथ में दोगे तो वो कभी भी किसी भी कंट्री के लिए एक बेनिफिशियल चीज नहीं होगी। तो क्या है बेटा बात? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity। मैंने क्या बताया? फ्रांस के क्रांतिकारियों ने कुछ ऐसे मेजर्स, कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे कि फ्रांस के लोग समझ पाए कि हाँ, हम सब लोग एक कलेक्टिव आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं, हम सब एक लोग सेम हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हम सब फ्रांस के ही नागरिक हैं, हम सब फ्रेंच के पीपल हैं और हम सब मिलके ही कुछ कर सकते हैं। तो वो क्या मेजर्स थे जो फ्रांस के क्रांतिकारियों ने उठाए बेटा, वो समझते हैं। द आइडियाज ऑफ ला पैत्रे, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं बेटा? कौन सा आइडिया लिया यहाँ पे फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने? द आइडियाज ऑफ ला पैत्रे यानी कि द फादरलैंड, ठीक है, हमारी पितृभूमि, एंड द ले सिटोयन या सिटोयन जिसे हम कह सकते हैं द ले सिटोयन यानी कि द सिटीजन्स, नागरिक, एम्फेसाइज्ड द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, ये सब क्या मेजर्स हैं? ये सब फ्रांस के रिवोल्यूशनरीज ने मेजर्स उठाए हैं, स्टेप्स उठाए हैं, जिससे कि फ्रांस के लोगों को यूनाइट किया जा सके कि हम सब एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को बिलोंग करते हैं। ला पैत्रे यानी कि द फादरलैंड वाला कॉन्सेप्ट उठाया, ले सिटोयन वाला कॉन्सेप्ट उठाया कि हम सब लोग एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इक्वल राइट्स हमें मिलने चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के रहते हुए। एक न्यू फ्रेंच फ्लैग का फॉर्मेशन किया गया, क्योंकि लुई 16 के टाइम पे जो फ्रेंच फ्लैग था बेटा, वो तो रॉयल, है ना, एक रॉयल पावर को रिप्रेजेंट करता था। जब लुई 16 राज कर रहा था फ्रांस के अंदर, जब मोनार्क था वो, तो वो जो अपना उसका जो झंडा था वो अपने कुल को, या हम कह सकते हैं अपनी डिनेस्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उसको जब आप खत्म करना चाह रहे हो, जब आप चाह रहे हो कि ऑटोक्रेटिक पावर या जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो खत्म हो रही है, तो फिर एक नया फ्लैग का भी क्या होना चाहिए? फॉर्मेशन होना चाहिए, ट्राई कलर का फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे ट्राई कलर, तिरंगा जिसे हम बोलते हैं, तीन रंगा वाला जो फ्लैग होता है, वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। और फ्रांस के क्रांतिकारियों ने एक जो पहले का जो झंडा चलता आ रहा था, जो बर्बन डिनेस्टी को रिप्रेजेंट करता है या मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसे हटा के एक नए फ्लैग का फॉर्मेशन किया गया, ताकि लोगों के अंदर इस फीलिंग को राइज किया जा सके कि हाँ, वी बिलोंग टू अ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड वी शेयर्ड अ सेम हिस्ट्री, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। ये भी आपको पता है बेटा, जब लुई 16 पावर से हटा था तो नेशनल असेंबली पावर में आई थी। स्टेट जनरल मीटिंग का बॉयकॉट किया था बेटा। स्टेट जनरल मीटिंग का बॉयकॉट किसने किया था? फटाफट बताओ। स्टेट जनरल मीटिंग का बॉयकॉट किया था बेटा थर्ड स्टेट के रिचर्ड सेक्शन ने, और उन्होंने फिर खुद को क्या किया था बेटा? नेशनल असेंबली में कन्वर्ट किया था। नए नए भजन बनाए गए, गाने बनाए गए, नए नए शपथ ली गई बेटा। जो शहीद हुए थे उनको सम्मान दिया गया। ये सारा का सारा किस लिए? नेशन के नाम पे सारी की सारी चीजें की गई। नए नए सॉन्ग्स बनाए गए, प्लेस बनाए गए, जो लोग शहीद हो चुके थे उनको सम्मान दिया गया, है ना, उनको रेस्पेक्ट दी गई, ताकि सारे के सारे लोग, फ्रांस के लोग एक इकट्ठा हो सके, यूनाइट हो सके, एक नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को ऊपर लेके जा सके। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द सिटीजंस विद इन द टेरिटरी। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लेके आया और यूनिफॉर्म लॉज बनाया। यूनिफॉर्म लॉज समझते हैं बेटा, जो सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं। यूनिफॉर्म लॉज बनाए बेटा, जो जितने भी सिटीजन है कंट्री के अंदर, उनके लिए, सभी के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए इस नेशनल असेंबली ने, ताकि फ्रांस के लोगों को क्या किया जा सके बेटा? फ्रांस के लोगों को एकजुट रखा जा सके, यूनाइट रखा जा सके, ताकि नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया जा सके। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होगी कि फ्रांस के रिवोल्यूशनरीज ने फ्रांस के लोगों को यूनाइट करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि हम एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को बिलोंग करते हैं या हम एक शेयर्ड हिस्ट्री को बिलोंग करते हैं, उस फीलिंग को राइज करने के लिए, मोनार्की के खिलाफ खड़े रहने के लिए ये मेजर्स फ्रांस के लोगों ने बेटा उठाए थे।
और क्या क्या मेजर्स उठाए थे बेटा? इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। जो कस्टम ड्यूटीज लगती थी, बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, उन्हें हटाया गया और उनकी जगह पे एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया कि एक ही तरीके का जो मेजरिंग सिस्टम है या वेगिंग सिस्टम है उसको रखा जाएगा। जो रीजनल लेवल पे लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है, अलग अलग डायलेक्ट्स बोले जाते हैं ना, रीजनल लेवल पे जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी उनको खत्म किया और फ्रेंच लैंग्वेज को क्या किया गया बेटा? नेशन की यानी कि फ्रांस की एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, कॉमन लैंग्वेज बनाया गया कि सभी लोग क्या बोलेंगे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे, जिससे कि हमें क्या पता चलेगा कि हमें कलेक्टिव आइडेंटिटी को बिलोंग करते हैं। द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल्स टू नेशंस। और ये जो फ्रांस के जो रिवोल्यूशनरीज थे, इनकी ये मेन नीड थी, हम ये कह सकते हैं कि इनकी मेन ये डिमांड थी कि हमें फ्रांस के लोगों को क्या करना है? लिबरेट करना है, उन्हें नॉलेज देनी है और यूरोप के लोगों को भी नॉलेज देनी है कि हमें डेस्पोटिज्म से क्या होना है? खत्म होना है, दूर होना है। जो कि क्रूड पावर होती है मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, वो हमारा क्या करती जा रही है? नुकसान करती जा रही है और हमें सब एक दूसरे को म्यूचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत या म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? एक नेशन स्टेट की तरफ बनना पड़ेगा, जिससे कि हम फ्रांस के अंदर या हम पूरा यूरोप के अंदर क्या बन सकते हैं बेटा? एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हैं। तो फ्रांस के क्रांतिकारियों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करी, जिससे कि फ्रांस के लोगों को बेटा एक यूनाइटेड रखा जा सकता था। जब वो न्यूज आगे फैली, यानी कि जब वो न्यूज फ्रांस से निकलकर यूरोप के अदर कंट्रीज में पहुंची, तो उनका वहां पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो हम समझते हैं बेटा, ठीक है। व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच्ड द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, क्या बता रहा हूं मैं कि फ्रांस में जिस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हो रही थी, जब वो न्यूज फ्रांस से निकल के यूरोप के अलग शहरों में पहुंचती है, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। जैकोबिन क्लब्स जिसके बारे में आपने पढ़ा है बेटा क्लास 9th में भी, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर जिसका लीडर रहता है, जिसने बहुत ही ज्यादा सीवियर कंट्रोल की पॉलिसी फॉलो करी थी और रेन ऑफ टेरर भी जो है उसी के टाइम पे आया था। तो जैसे ही फ्रांस में जो नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हो रही थी या नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट अराइज हो रहा था, वो जैसे यूरोप के अदर शहरों में पहुंचता है, तो लोग अपने छोटे छोटे पॉलिटिकल क्लब्स, जिसे हम जैकोबिन क्लब के नाम से भी जानते हैं, वो फॉर्म करने लगे। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into the Holland, Belgium, Switzerland and much of the Italy in the 1790s। और फ्रांस की आर्मी जब जब किसी और कंट्री के ऊपर या किसी और एम्पायर के ऊपर है ना इन्वेड करने जाया करती थी, तो फ्रांस की आर्मी जो है इस आइडियोलॉजी को, इस नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को या नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट को अपने साथ भी क्या करती थी बेटा? आगे लेके जाया करती थी। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी आउट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। वही मैंने चीज अभी आपको बताई बेटा, जैसे रिवोल्यूशन आउटब्रेक होता है बेटा, तो फ्रांस की आर्मी इस नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को अलग अलग शहरों तक भी क्या की गई बेटा? लेके गई। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी डेट केम अंडर हिज कंट्रोल, यानी कि नेपोलियन, ठीक है, वो टेरिटरी, नेपोलियन डिक्टेटर बन के आ चुका था फ्रांस में। हमने क्लास 9th में हमने पढ़ा था बेटा कि डायरेक्टरी खत्म होने के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फ्रांस के अंदर आ जाती है और उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा कौन उठाता है बेटा? आपका नेपोलियन उठाता है। तो जब नेपोलियन पावर में आ जाता है, तो जो भी उसकी टेरिटरी में आती थी, जगह जगह जो भी उसने टेरिटरी को जीता था, वहां पे वो सारे के सारे रिफॉर्म्स करता है जो कि उसने पहले ही फ्रांस के अंदर इंट्रोड्यूस किए थे। अब सवाल ये निकल के आता है कि सर नेपोलियन ने वो कौन से रिफॉर्म्स थे जो फ्रांस के अंदर इंट्रोड्यूस किए थे, जबकि नेपोलियन तो एक डिक्टेटर था, जाहिर सी बात है उसने डेमोक्रेसी को तो नहीं मेंटेन किया, लेकिन हाँ उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज का फॉर्मेशन किया था नेपोलियन ने, जिससे फ्रांस के लोग काफी सेटिस्फाई देखने को मिलते हैं। और जो रिफॉर्म्स फ्रांस के अंदर जो नेपोलियन ने किए थे, उन्हीं रिफॉर्म्स को वो जिस जिस कंट्री के ऊपर या जिस जिस एम्पायर के ऊपर वो जीतता जा रहा था और जिस भी एरिया को वो अपनी टेरिटरी के अंदर लेता जा रहा था, वहां पे वो सारे के सारे रिफॉर्म्स को क्या कर रहा था बेटा? इंपोज कर रहा था। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी। वही मैंने आपको बताया कि नेपोलियन की फ्रांस में एंट्री होती है, तो हालांकि जाहिर सी बात है वहां पे रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक खत्म हो जाती है, लेकिन नेपोलियन की कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज इतनी जबरदस्त थी। वो कौन सी पॉलिसी थी सर? वो सब अभी हम बात करेंगे। नेपोलियन ने जो पॉलिसीज बनाई थी, नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स, जो बदलाव फ्रांस के अंदर इंट्रोड्यूस किए थे, वो इतने जबरदस्त थे कि लोगों को डेमोक्रेसी, रिपब्लिक कोई पसंद नहीं थी। लोगों को सिर्फ पसंद था कि नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज यहाँ पे अप्लाई करी है फ्रांस के अंदर, वो बहुत ही अच्छी थी, इसलिए उन्होंने नेपोलियन को एज अ हीरो ट्रीट किया। हालांकि नेपोलियन का बाद में थोड़ा बुरा हाल हो जाता है। स्टार्टिंग में नेपोलियन को एक हीरो की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन बाद में लोगों को पता चलता है कि ये हीरो नहीं है, ये कुछ और भी हो सकता है। तो नेपोलियन जब फ्रांस के अंदर एंट्री करता है, तो जाहिर सी बात है वो डेमोक्रेसी या रिपब्लिक को खत्म तो कर देता है, वापस से वहां पे डिक्टेटरशिप आ जाती है। लेकिन नेपोलियन ने जिस तरीके से फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेके आया था, और जितने बेहतर वो लेके आया था, जो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, उससे फ्रांस के लोग काफी क्या थे बेटा? खुश थे। तो अब ये सवाल निकल के आता है कि फ्रांस के अंदर नेपोलियन ने ऐसे कौन से मेजर्स लागू किए थे, अप्लाई किए थे, जैसे कौन से वो रिफॉर्म्स लेके आया था जो फ्रांस के लोग भी उससे खुश थे, और यूरोप के अंदर अदर एम्पायर्स के अदर लोग भी ये चाहते थे कि जो नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर जो रिफॉर्म्स अप्लाई किए हैं वो हमारे टेरिटरी में भी होने चाहिए, जिसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा? द सिविल कोड ऑफ 1804। याद रखना बेटा, इस डायरेक्ट सवाल आता है आपके
क्लास 9th में, सॉरी क्लास 10th में सीधा सवाल आता है आपके कि सिविल कोड ऑफ 1804 क्या है, जिसे हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं बेटा। ये वो पॉलिसीज है या ये वो रिफॉर्म्स हैं जो फ्रांस के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट ने इंट्रोड्यूस किए थे, और फ्रांस के आसपास जो भी अलग अलग टेरिटरीज थी वहां पे भी जो नेपोलियन के अंडर में आती है वहां पे भी नेपोलियन ने इन पॉलिसीज को क्या किया था बेटा, इंपोज किया था। और अदर टेरिटरी के लोग भी ये चाहते थे कि नेपोलियन इस तरह के रिफॉर्म्स हमारी टेरिटरी में भी क्या करे बेटा, अप्लाई करे। देखिए बेटा क्या क्या अप्लाई किए थे, नोट करते चलना। डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। उसने क्या बोला, नेपोलियन ने क्या खत्म करा कि जितनी भी जन्म से अधिकार मिलते हैं, जितनी भी जन्म से प्रिविलेजेस मिलते हैं, सुविधाएं मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग क्या थे बेटा, राजा का बेटा राजा बनता है, या फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को टैक्स देने का अधिकार नहीं था, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। तो जितनी भी सुविधाएं जो किसी को जन्म से मिली है, ऐसे बेनिफिट जिनको कमाने के लिए आपने कोई मेहनत नहीं करी है, बस आपको मिल गई है हेरिडिटी से, वो वंशानुक्रम से वो आपको चीज मिल गई है, हेरिडिटी से अगर आपको वो चीज मिल गई है, कोई ऐसी सुविधा कोई ऐसे बेनिफिट्स जो आपको जन्म से मिल रहे हैं, उन सुविधाओं को, उन प्रिविलेजेस को नेपोलियन ने क्या किया बेटा, बंद किया। और क्या एस्टेब्लिश किया, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। क्या बोलते हैं, स्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून की नजर में क्या रहेंगे बेटा, सब एक जैसे रहेंगे। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी का अधिकार भी इसने पूरी तरीके से सिक्योर किया। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था बेटा, जो फर्स्ट एस्टेट या सेकंड एस्टेट के लोग थे, या जो रिचर सेक्शन के लोग थे, वो गरीबों से क्या करते थे, जबरदस्ती उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया करते थे। तो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार यहाँ पे नेपोलियन ने क्या किया बेटा, फ्रांस के लोगों को दिया। और फ्रांस के लोग जाहिर सी बात है यही चाहते थे, उनको चाहिए था कि कोई ऐसा रूलर हमारा हो, या कुछ इस तरीके से हमारी चीजें आ जाए कि हम यहाँ पे आराम से अपनी जिंदगी को गुजार पाए। ठीक है, दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। और ये जो सिविल कोड 1804 में से अप्लाई किया था, सिविल कोड इसको हम बोलते हैं, जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी जानते हैं। और इस सिविल कोड को फ्रांस के जो नेपोलियन के अंडर में जो टेरिटरी आती है वहां पे भी इसे अप्लाई किया गया था। कौन कौन सी, इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली, इन जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। ठीक है, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी उनको सिंप्लीफाई किया गया। फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया गया बेटा। फ्यूडल सिस्टम समझते हो ना बेटा, है ना, जमींदारी प्रथा जो होती है उसको खत्म किया गया। जमींदार जो टैक्स वगैरह वसूला करते थे, फ्रीड पीजेंट्स को आजाद किया गया बेटा सर्फडम से। सर्फडम का मतलब क्या होता है, बॉन्डेड लेबर्स होती है ना बेटा, जिनको एक कीमत देके उनसे काम करवाया जाता है जबरदस्ती, फोर्स्ड लेबर जिसे हम कहते हैं। और मैनुअल ड्यूज को भी क्या किया गया बेटा, यहाँ पे एबोलिश किया गया। मैनुअल ड्यूज को भी क्या किया गया बेटा, एबोलिश किया गया। ठीक है, मैनुअल ड्यूज क्या होते हैं बेटा, जो जैसे राजा जो होते हैं, जो राजा पूरी कंट्री पे रूल तो करता है, लेकिन हर कंट्री के भी एक जमीन पे नहीं पहुंच सकता है, तो वो हर एक जमीन का या एक एरिया का टैक्स कलेक्शन का काम जो होता है एक लोगों को दे देता है। उन्हीं लोगों को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैनर्स बोलते हैं। और उन मैनर्स की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो राजा के बिहाफ में टैक्स कलेक्ट करके क्या करें बेटा, राजा को पहुंचाए। लेकिन ये भी बहुत शातिर हुआ करते थे, टैक्स तो बहुत ज्यादा कलेक्ट करते थे, अपने पास बहुत ज्यादा रख लेते थे और राजा के पास बहुत कम पहुंचाया करते थे। और क्या क्या चेंजेस करे बेटा नेपोलियन ने, इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमोव। ठीक है, यूनियन बनाने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, ठीक है, पहले क्या हुआ करता था बेटा, जैसे ट्रेडर हैं आपस में, व्यापारी हैं, वो क्या क्या करते थे बेटा, यूनियन बना लिया करते थे कि यार हमें इस कंट्री से ये सामान चाहिए, इस कंट्री से हमें ये सामान चाहिए, तो हम सब लोग मिलकर, हम सब व्यापारी वर्ग मिलकर या यूनियन ऑफ ट्रेडर्स मिलकर क्या करने वाले हैं, इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो तो आप इस रेट को क्या कर दो, कम कर दो। तो पहले क्या होता था बेटा, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि पहले यूनियन बनाने के लिए परमिशन थी, लेकिन बाद में उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। लेकिन जब नेपोलियन पावर में आता है तो उसने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया कि अब आप क्या कर सकते हो, यूनियन वापस से बना सकते हो, आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग से क्या होता है बेटा, करेंसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी नेपोलियन ने क्या किया था बेटा, इंप्रूव किया था। तो ये सारे के सारे चेंजेस है बेटा जो नेपोलियन ने सिविल कोड ऑफ 1804 के तहत या नेपोलियनिक कोड के तहत फ्रांस के अंदर अप्लाई किए थे। और फ्रांस के साथ साथ उन रीजन्स में भी इन चेंजेस को अप्लाई किया था जो कि नेपोलियन के अंडर में आते हैं। ठीक है बेटा, पीसेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। अब जाहिर सी बात है सब कुछ बढ़िया चल रही है, सारी की सारी पॉलिसी उसने अच्छी कर दी है, तो किसान भी खुश हैं, कलाकार भी खुश हैं, वर्कर्स फैक्ट्री भी खुश हैं, बिजनेसमैन भी खुश हैं। ठीक है, बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगैन टू रियलाइज द यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यानी कि सारी की सारी चीजें उसने सही कर दी है ना, टैक्सेशन सिस्टम को उसने सही कर दिया, एक सिंगल करेंसी उसने अप्लाई कर दी कि किसी ना किसी तरीके से ट्रेडिंग नहीं रुकनी चाहिए, ट्रेड चलता रहना चाहिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे ट्रेडिंग हो। उसने यानी कि नेपोलियन ने उन सभी लोगों को क्या दी, सुविधाएं प्रोवाइड करी। However, in the areas conquered, the reactions of the local population to French rule were mixed. अब यहां समझो बेटा, फ्रांस के अंदर जो चेंजेस किए थे नेपोलियन ने बेटा, वो फ्रांस के लोगों के लिए तो सही थे, लेकिन जिन अदर टेरिटरीज पे फ्रांस रूल करता जा रहा था या नेपोलियन पावर में आता जा रहा था, वहां पे जब वो इन चीजों को अप्लाई कर रहा था तो वहां पे लोगों की फीलिंग थोड़ी सी मिक्स्ड थी। वहां पे लोगों को स्टार्टिंग में लगा कि नेपोलियन एक हीरो की तरह से ट्रीट किया गया, बाद में उसे एक विलन की तरह देखा गया। क्यों बेटा? क्योंकि लोग ये सब समझ चुके थे कि जब भाई
आया कहाँ पे था नेपोलियन? नेपोलियन सबसे पहली बात है फ्रांस में डिक्टेटर की तरह आया था, तो फ्रांस पे वो रूल कर रहा था। अब जब फ्रांस के अंदर उसने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, अब वो किसी अदर टेरिटरी के ऊपर रूल स्टैब्लिश करने जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो जो फ्रांस के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अदर टेरिटरी के ऊपर भी क्या करेगा, इंपोज करेगा। हालांकि वो आपको सिविल कोड ऑफ 1804 के तहत लिबर्टी तो दे देगा थोड़ी बहुत, लेकिन वो क्या करेगा, जो फ्रांस में उसने रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैब्लिश कर रखे हैं, उन्हीं नियमों को वो अदर टेरिटरी के ऊपर भी क्या करेगा, अदर टेरिटरी के ऊपर भी अप्लाई करेगा, जिससे लोगों को लग रहा था कि उनकी लिबर्टी अब क्या आ रही है बेटा, खतरे में आ रही है। तो स्टार्टिंग में तो फ्रांस को क्या देखा गया बेटा, स्टार्टिंग में तो नेपोलियन को एक हीरो की तरह देखा गया बेटा, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये जो नेपोलियन पूरी तरीके से पावर में आ जाएगा तो डिसीजन मेकिंग पावर इस एक पर्सन के हाथ में आ जाएगी और ये जो चाहेगा वो करेगा। तो अदर टेरिटरीज जो थी फ्रांस के अलावा, जहां जहां पे नेपोलियन के अंडर में जो आती थी, वहां के लोगों की जो फीलिंग थी नेपोलियन को लेके वो थोड़ी सही नहीं थी। उनको घबराहट हो रही थी कि भविष्य में टैक्सेशन भी बढ़ा सकता है, सेंसरशिप भी लगा सकता है और जबरदस्ती आर्मी में लोगों क्या कर सकता है बेटा, भर्ती भी कर सकता है पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा करने के लिए। तो स्टार्टिंग में तो नेपोलियन को एक हीरो की तरह देखा गया, लेकिन बाद में लोगों को समझ में आने लगा कि नेपोलियन की जो पॉलिसीज है वो कहीं ना कहीं लिबर्टी को छीनती है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंपोज करेगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर किसी एक पर्सन के यहाँ पे हाथ में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने देखा, ये टॉपिक हमने जो समझा बेटा, कौन सा टॉपिक था, ये था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द आइडिया ऑफ द नेशन, कि नेशन का आइडिया जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से किस तरीके से अराइज हुआ और ये आइडिया जो है अब यूरोप में कैसे स्प्रेड होता है वो हम समझेंगे। नेशन का आइडिया जो है, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो कहां से निकली बेटा, वो फीलिंग कहां से निकल के आई है, वो फीलिंग निकल के आई है फ्रांस से। अब वो फीलिंग, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है ये यूरोप में कैसे फैलती है, यूरोप में कैसे नेशनलिज्म बनता है, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th सेंचुरी यूरोप, अगर आप मिड 18th सेंचुरी के यूरोप का मैप आप देखोगे बेटा, तो आपको कहीं पे भी नेशन स्टेट देखने को नहीं मिलेगा। एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, एक यूनाइटेड नेशन स्टेट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि हर एक एम्पायर के ऊपर या हर एक टेरिटरी के ऊपर अलग अलग रूलर रूल कर रहे हैं और उसी एम्पायर की टेरिटरी पे लोग अलग अलग तरीके के कल्चर्स फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की रिलीजन्स फॉलो कर रहे हैं। मतलब एक सिंगल रिलीजन, सिंगल लैंग्वेज, सिंगल ट्रेडिशन वहां पे फॉलो नहीं किया जा रहा है। वॉट वी नो टुडे जर्मनी, जिसे हम अभी स्टार्टिंग में प्रेजेंट में जर्मनी इसलिए स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, वो पहले किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स, स्टेट्स में डिवाइड हुआ करती थी, जिसके अलग अलग ऑटोनोमस टेरिटरी, ऑटोनोमस मोनार्क हुआ करते थे, जिसे आप प्रेजेंट में भी नेशन स्टेट के रूप में जानते हो। जैसे जर्मनी कंट्री है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, ये पहले क्या हुआ करती थी बेटा, किसी न किसी मोनार्क के अंडर में आती थी और इनके अलग अलग टेरिटरी किसी मोनार्क के अंडर में आया करती थी। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, और जो मोनार्क के अंडर में जो जो टेरिटरी आ रही है बेटा, वहां पे लोग अलग अलग तरीके के रहते थे, अलग कल्चर फॉलो करते थे, अलग ट्रेडिशन फॉलो करते थे, अलग रिलीजन, अलग लैंग्वेज फॉलो करते थे। यानी कि अगर एक मोनार्क का कोई एक एम्पायर है तो उस एम्पायर के अंदर ही हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, लेकिन वो एक यूनाइटेड नेशन नहीं है। They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture। अब जैसे इंडिया का एग्जांपल लो बेटा, इंडिया में आपको सब तरह के लोग मिल जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ में अलग कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज चलती है, साउथ में अलग चलती है, ईस्ट में चलती है, वेस्ट में चलती है, लेकिन हमें कलेक्टिव आइडेंटिटी को बिलोंग करते हैं, इसलिए हम अपने आप को एक नेशन स्टेट के रूप में कह सकते हैं। लेकिन ये जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग लोग हैं और ये अपने आप को कलेक्टिव आइडेंटिटी की तरह नहीं देखा करते थे, ठीक है, इनको ये लगता था कि हम सब अलग अलग हैं, हम सब एक नहीं हैं, अलग अलग भाषाएं ये बोला करते थे बेटा, अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है बेटा हैब्सबर्ग एम्पायर, जिसमें ऑस्ट्रिया और हंगरी की हम बात करते हैं बेटा। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जांपल वाज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। यानी कि आप हैब्सबर्ग एम्पायर का देख सकते हो कि एक ही एम्पायर के अंदर कितनी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria, and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking। क्या बोल रहे हैं कि ये जो रीजन है हैब्सबर्ग एम्पायर के, कौन से बेटा, ये अल्पाइन रीजन जो है, यहाँ पे जो एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग हैं, यानी कि जो रिचर सेक्शन क्लास के लोग हैं, वो जर्मन लैंग्वेज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, जर्मन लैंग्वेज बोल रहे हैं। और कुछ लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं बेटा, इटालियन लैंग्वेज बोल रहे हैं। समझ पा रहे हैं बेटा, एम्पायर पूरा एक ही है, लेकिन उसमें लैंग्वेजेस और एथनिक ग्रुप्स क्या देखने को मिल रहे हैं, आपको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। लोम्बार्डी और वेंटिया में आपको इटालियन लैंग्वेज देखने को मिल रही है बेटा। हंगरी में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मैगियार बोलती है बेटा, और हाफ जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग डायलेक्ट्स बोल रही है। क्या बताना चाह रहा है ये एग्जांपल, कि हैब्सबर्ग एम्पायर में, जो कि एक सिंगल एम्पायर है, वहां पे अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग रह रहे हैं और अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, मतलब एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेयर नहीं कर रहे हैं। इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। अब गैलिसिया के
अंदर पॉलिश लैंग्वेज चल रही है जो पोलैंड में बोली जाती है। इन 3 डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा और भी लोग हैं बेटा जो बाउंड्रीज पे रहा करते थे इन एम्पायर्स के, बोहेमिया और स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, स्लोवेजियन कैरोलिया, क्रोट्स टू द साउथ। ये अलग अलग लैंग्वेजेस है जो इन जगहों पे क्या हो रही जा रही है बेटा, बोली जा रही है। तो इससे क्या पता लग रहा है बेटा कि इस पूरे एम्पायर के अंदर हमें पॉलिटिकल यूनिटी देखने को नहीं मिल रही है, हमें यहाँ पर रीजनल डिफरेंस और लैंग्वेज डिफरेंस देखने को भी मिल रही है। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज ए कॉमन एलिगेंस टू द एम्पायर। हम इसको क्या समझ रहे हैं कि हैब्सबर्ग एम्पायर में बहुत अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं, अलग अलग तरीके के एथनिक कंपोजिशन है, लैंग्वेजेस अलग हैं, सब लोग अपने आप को एक नहीं समझते हैं, सब लोग ये नहीं समझते हैं कि हम एक यूनाइटेड नेशन है। सिर्फ इनको एक ही चीज जो इनके बीच में कॉमन है कि इनका जो रूलर है या इनका जो एम्पायर है वो एक है। तो अब आप इस एग्जांपल से हम क्या समझना चाह रहे हैं, इस एग्जांपल से हम ये समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जहां पे एक एम्पायर के अंदर इतने सारे एथनिक ग्रुप्स के लोग रह रहे हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जा रही है, इतने सारे कल्चरल ट्रेडिशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, वहां पे नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई होगी, वहां पे ये सब लोग यूनाइट कैसे हुए होंगे, वहां पे नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसे इमर्ज हुआ होगा। वह बहुत शानदार बात है जानने लायक कि इतने सारे लोग डाइवर्सिटी होते हुए, इतनी सारी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होते हुए, इतनी सारी एथनिक डिफरेंशिएशन यहाँ पे होते हुए भी किस तरीके से इन सभी लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग को अराइज किया गया होगा, किस तरीके से इनको ये बताया गया होगा कि हाँ हम सब एक नेशन स्टेट से बिलोंग करते हैं, हम सब एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेयर करते हैं, हम सब एक शेयर्ड हिस्ट्री को शेयर करते हैं। ये सारी की सारी बहुत डिफिकल्ट थी और उसी चीज को आप इस चैप्टर के अंदर बनते हुए देखेंगे कि नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप में कैसे फैली, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यूरोप में कैसे इमर्ज हुआ, क्या क्या यहाँ पे दौर देखने को मिले, क्या क्या यहाँ पे रेवोल्यूशंस देखने को मिले, किस तरीके से जर्मनी यहाँ पे बना, किस तरीके से इटली यहाँ पे बना। ये सारी की सारी चीजें बेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये जो टॉपिक है बेटा यहीं पर आज हम क्या करने वाले हैं, इस क्लास को एंड करने वाले हैं। ये जो चीज है इसके आगे कैसे चलता है कि नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप में अलग अलग जगह पे कैसे पहुंची, किस तरीके से इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी हमने लोगों को एक करके रखा, किस तरीके से हमने लोगों को बताया कि हम एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेयर करते हैं और हम एक नेशन स्टेट बना सकते हैं इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होते हुए भी। जैसे कि इंडिया है, इंडिया भी तो एक नेशन स्टेट है। आज कन्याकुमारी का कोई यहाँ पे आ जाएगा तो हम उसके साथ कोई डिफरेंशिएशन थोड़ी करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी करेंगे, हम एक है। हो सकता है उसकी लैंग्वेज अलग हो लेकिन हमारी तो कलेक्टिव आइडेंटिटी है, हम शेयर हिस्ट्री को, है ना, पास्ट हिस्ट्री जो है हमारी वो सेम थी तो उसको हम शेयर करते हैं। तो हैब्सबर्ग एम्पायर हमें बताता है कि एक एम्पायर के अंदर भी कितने सारे रीजनल डिस्टिंक्शन हो सकते हैं या डिफरेंशिएशन हो सकते हैं और इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी किस तरीके से यूरोप के अंदर नेशन स्टेट का आइडिया फैला, किस तरीके से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हुई। ये सारी की सारी चीजें बेटा हम लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे, मतलब पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज समझ में आई होगी। अभी तक जो मैंने आपको टॉपिक समझाए हैं कि फ्रेडरिक सूरो की पेंटिंग मैंने आपको यहाँ पे बताई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रांस से अराइज हुआ, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। और किस तरीके से हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप में फैल रही है या फैलने वाली है, वो सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे और नेक्स्ट क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बताइएगा जरूर, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।